नमस्कार दोस्तों, मैं निर्जा सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष अपने विचारों को लेकर आई हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर, समाज में, कहीं खड़े चौराहे पर या कहीं भी शिक्षा को लेकर और विद्यालयों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठेके खुले हैं लेकिन विद्यालय बंद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रैलियाँ चालू हैं लेकिन विद्यालय बंद हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगी, और यदि मेरे विचारों से किसी को किसी प्रकार की ठेस पहुँचे तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार, गवर्नमेंट का कहना है एक शिक्षा नीति, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। एक शिक्षा नीति को लेकर सभी प्राइवेट विद्यालयों में भी एनसीईआरटी की बुक्स लगा दी गई। एक शिक्षा अभियान लेकर प्राइवेट बुक्स को बंद करा दिया गया। जिस समय प्राइवेट बुक्स को बंद कराया गया और एनसीईआरटी लागू की गई, उस समय मोस्टली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनका कहना था कि प्राइवेट विद्यालय कमीशन लेते हैं, मोटे मोटे कमीशन लेते हैं और कमाई का जरिया बना रखा है, इसलिए प्राइवेट बुक के थ्रू वो पढ़ाते हैं। उस समय आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि प्राइवेट बुक्स बंद करके एनसीईआरटी लगा दी गई। क्या आपने खुद अपने बच्चों की प्राइवेट बुक और एनसीईआरटी बुक में अंतर देखा या नहीं देखा? अगर आपको अपने बच्चे को एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाना है तो आप अपने बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? जो पेरेंट्स अपने बच्चे की 5,000, 10,000, 4,000 इस तरीके से मंथली फीस भर सकता है, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों के भविष्य के लिए साल भर में 2,000 और 4,000 की बुक्स परचेज नहीं कर सकता? क्या जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने खुद शिक्षा प्राप्त कर रखी है, क्या उन्हें एनसीईआरटी बुक के स्टैंडर्ड में और प्राइवेट बुक के स्टैंडर्ड में कोई अंतर नहीं दिखता? क्लास 6th 7th 8th 6th से अबव की जो बुक्स है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। वो भले एनसीईआरटी हैं, वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, लेकिन मैं बात करूँगी प्राइमरी सेक्शन की, जहाँ 1st से 5th तक की क्लासेस में एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं। क्या क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक का, मैथ्स की जो बुक है, उसका कोई औचित्य है? क्या बच्चों को मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसके अलावा और कुछ सिलेबस में नहीं आता? क्या 5th क्लास के बच्चा जब सैनिक घोड़ाखाल और नवोदय का एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका सिलेबस एनसीईआरटी बुक में से क्यों नहीं आता? अगर एनसीईआरटी इतनी ही ज़रूरी है और इतनी ही अच्छी बुक है और उससे बच्चे को पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उससे ज़्यादा की उम्मीद बच्चे से नहीं की जा सकती, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना, बाल शिक्षा मनोवैज्ञानिक मना करते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। 5th क्लास तक का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको प्रेशराइज नहीं करना, इसलिए एनसीईआरटी के बुक के थ्रू बच्चों को ईजी शिक्षा दी जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नवोदय और सैनिक घोड़ाखाल जैसे एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड उतना टफ क्यों रखा जाता है? जब बच्चा विद्यालय में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेगा तो वो नवोदय और सैनिक घोड़ाखाल की तैयारी कहाँ से करेगा? क्या आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब है? नहीं। अगर बच्चा प्राइवेट विद्यालय में प्राइवेट बुक से पढ़ेगा तो उसकी सैनिक घोड़ाखाल की तैयारी खुद ब खुद बुक्स में ही तैयार हो जाती है। उसके लिए उसे स्पेशल कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला जवाब। इसलिए मैं एनसीईआरटी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी लगानी है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि या तो इस एनसीईआरटी बुक्स में सिलेबस को बढ़ाया जाए या फिर सैनिक घोड़ाखाल और नवोदय से भी उस स्टैंडर्ड को हटा दिया जाए। जब बच्चा 5th क्लास का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाला या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ने वाला बच्चा एक छोटा बच्चा है, तो क्या सैनिक घोड़ाखाल के लिए जो बच्चा जा रहा है वो एक छोटा बच्चा नहीं है? वो भी छोटा बच्चा है। तो इस तरह की दो नीतियाँ क्यों? अगर शिक्षा को एक ही नीति के साथ चलाना है तो मेरा मानना यह है कि हमें एक शिक्षा अभियान के तहत या तो सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट बुक्स लगा देनी चाहिए।
अब रही दूसरी बात कमीशन की, कि प्राइवेट स्कूल कमीशन खाते हैं। तो इस कमीशन को ख़त्म करने का और भी कई तरीके हो सकते हैं। बुक्स को बंद कर देना और एनसीईआरटी बुक्स लगा देना, ये एक अकेला एकमात्र उपाय नहीं हो सकता। अगर कमीशन ख़त्म करनी है तो पब्लिशर से बात करके उसका रेट फिक्स कर दिया जाए, और गवर्नमेंट के थ्रू जब रेट फिक्स कर दिया जाएगा तो कोई भी पब्लिशर अपनी बुक को ज़्यादा कॉस्टली नहीं सेल करेगा। जब वो सेल नहीं करेगा उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो स्कूल को कमीशन नहीं देगा। और एक इसी के साथ एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, एक स्कूल ही एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि कमीशन खाती है। हर एक व्यक्ति जो भी समाज में आया है, जो भी अपने घर से बाहर पैर निकालता है, वो कमाने के लिए ही निकलता है। उसकी आजीविका का साधन होता है, उसको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपना घर चलाना है, परिवार चलाना है, जिसके लिए उसे पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए ये कमीशन की बातें करना, इस तरह की बातें करना आप लोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। एक डॉक्टर भी दवाई बेचकर कमीशन खा रहा है, तो क्या आपने प्राइवेट दवाइयाँ लेना बंद कर दिया? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया? नहीं बंद किया। गवर्नमेंट अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं सुधार पाई तो अपनी गलती को छिपाने के लिए उसने प्राइवेट सेक्टर में भी एनसीईआरटी बुक लगा दी। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी गवर्नमेंट के लिए मैं बीजेपी के खिलाफ, मैं कांग्रेस के खिलाफ, मैं सपा के खिलाफ, मैं आम आदमी के खिलाफ, मेरा कोई पॉलिटिशियन कोई वो नहीं है, राजनीतिक कोई मेरा मुद्दा नहीं है। मैं एक बात कह रही हूँ, किसी भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड मैं अपने विचार आपके सम्मुख रख रही हूँ। दूसरी बात आती है कि गवर्नमेंट कहती है एक शिक्षा नीति, समानता का अधिकार, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोग समान हैं, सर्व शिक्षा अभियान चलाती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेती है? क्या प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन नहीं करती है? क्या उसके दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती है? क्या उस लाइसेंस को पाने के लिए जो सरकारी फीस होती है वो शुल्क अदा नहीं करती है? प्राइवेट विद्यालय सब कुछ वही करते हैं जो कि एक शिक्षा विभाग हमसे कहता है। जो हमारे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, हम नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सरकार प्राइवेट स्कूल को अनदेखा क्यों करती है? इस कोरोना काल में कोई भी स्कूल 1 साल 6 महीने सर्वाइव कर लेगा, 1 साल सर्वाइव कर लेगा, दूसरा साल चल गया, अब ये इस साल में भी कोरोना के चलते स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो क्या सरकार का प्राइवेट स्कूल के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता है? स्कूल को छोड़िए, मैं कह रही हूँ कि अगर सभी बच्चे समान हैं, सबको समानता का अधिकार है, सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट नहीं मिलने चाहिए, लैपटॉप्स नहीं मिलने चाहिए, साइकिल नहीं मिलनी चाहिए? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलना चाहिए? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी यूनिफॉर्म और बुक्स के पैसे नहीं मिलने चाहिए? अगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में दे सकती है तो वो प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं दे सकती? क्या प्राइवेट स्कूल से सरकार लाइसेंस के पैसे नहीं लेती है? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स टैक्स नहीं भरते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में जॉब करने वाले टीचर्स टैक्स नहीं भरते हैं? और अगर सरकारी स्कूल से आप लोग किसी तरह की कोई फीस नहीं लेते और उन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं तो आप हमें भी हेल्प कीजिए। और अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप 100-200 रुपये लेते भी हैं तो हम हर स्कूल वाला सरकारी स्कूल को, मैं तो देने को तैयार हूँ, और मेरा मानना ये है कि सभी स्कूल को तैयार होना चाहिए कि प्रति बच्चा 100 रुपया सरकार को दे, लेकिन उसके बदले में सरकार हमारे बच्चों को मिड डे मील का पैसा दे, उसके सिलेबस का पैसा दे, उसकी यूनिफॉर्म का पैसा दे, प्लस सरकारी स्कूल में दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी प्राइवेट स्कूलों में प्रोवाइड कराएं। एक सरकारी टीचर्स को कितनी कितनी सैलरी दी जाती है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करने वाले टीचर को क्या सैलरी दी जाती है ये भी आपको पता है और हमें भी पता है, और किसकी वर्क का स्टैंडर्ड क्या है वो भी सबको पता है। इस चीज़ को मैं इशू नहीं बनाना चाहती हूँ, और ऐसा मैं हर टीचर, हर गवर्नमेंट टीचर या हर प्राइवेट टीचर के लिए नहीं कह रही हूँ। अपवाद हर जगह होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं तो बहुत बेकार टीचर भी कहीं कहीं पर हैं,
और सरकारी स्कूल में अगर हम कहते हैं कि सभी आलसी हैं तो ये भी गलत है। बहुत से ईमानदार टीचर भी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। बस हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस कोरोना काल में जब स्कूल बंद पड़े हैं, पेरेंट्स फीस नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? अब गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ की सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा, पूरी सैलरी प्रोवाइड कराएगा। एक तरफ वो कहती है किसी भी टीचर को जॉब से नहीं निकाला जाएगा, किसी भी टीचर की सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी, ऐसा करने पर स्कूलों के प्रति कार्रवाई की जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी स्कूल पेरेंट्स से फीस भी नहीं लेगा, एनुअल चार्ज भी नहीं लेगा, एग्जामिनेशन चार्ज भी नहीं लेगा, लेकिन सैलरी पूरी देगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप मुझे बताएंगे। क्या प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलता है? क्यों नहीं मिलता? मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या हम सामाजिक कार्य करके गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं अगर हम समाज में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं? तो नहीं। मैं एक टीचर होने के नाते अपने विचार आपके समक्ष रख रही हूँ। क्या हम सभी प्राइवेट स्कूल वालों को एक होकर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? स्कूल में फ़ीस नहीं लेनी है, ज़्यादा फीस नहीं लेनी है, एनुअल फीस नहीं लेनी है, बुक से कमीशन नहीं कमाना है, यूनिफॉर्म से कमीशन नहीं कमाना है। कोई संस्था, प्राइवेट संस्था, कोई गवर्नमेंट संस्था प्राइवेट स्कूलों को अनुदान नहीं देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइवेट स्कूल अपने आप में बहुत बड़े लुटेरे होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कमा रखा है, इसलिए उन्हें अनुदान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए, फीस हम लेंगे नहीं, अनुदान कोई देगा नहीं, लेकिन स्कूल में पूरी तरह प्रॉपर चौकीदार होने चाहिए, वॉचमैन्स होने चाहिए, 4th क्लास होनी चाहिए, टीचर्स फुली क्वालिफाइड होने चाहिए, प्लस कैमरा होना चाहिए, प्लस अग्निमस्त यंत्र होने चाहिए, फैसिलिटीज़ सारी होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, प्रोजेक्टर होने चाहिए, लैब होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन किसी तरह की फ़ीस हम नहीं ले सकते। हम पेरेंट्स से फीस नहीं ले सकते। क्या एकमात्र ट्यूशन फीस लेकर इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती है? मैं उन अभिभावकों से जानना चाहूँगी जो तरह तरह की बातें बनाते हैं और हल्ला करते हैं कि प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहे हैं, पैसों के नाम पे व्यवसायीकरण कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या हमारे राजनीतिक दल राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? जाड़ों की छुट्टियों को कोरोना घोषित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? जाड़ों की छुट्टियां चल रही थी, अगर कोरोना भी था तो आपको ये कहना चाहिए कि शीतकालीन अवकाश है, जिससे कि लोगों के दिल में जो भय है वो ना फैले। उस भय को कम करने की जगह उसको बढ़ा दिया गया, कोरोना घोषित कर दिया गया, बच्चों के अंदर भय की भावना पैदा कर दी गई, जिससे बच्चे स्कूल आने से डरने लगे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से फिर से कतराने लग गया। क्या ये पेरेंट्स रैलियों में नहीं जा रहे हैं? क्या ये पेरेंट्स चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या ये पेरेंट्स मार्केट नहीं जा रहे हैं? क्या ये पेरेंट्स मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद नहीं जा रहे हैं? और अगर इन सब जगह पे जा रहे हैं तो बच्चा, क्या वो घर जाके अपने बच्चों से नहीं मिल रहे हैं? अगर सब जगह जा सकते हैं तो बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा सकता? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते इस चीज़ के प्रति? स्कूल खोल दीजिए। जिनको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है और बहुत ज़्यादा चिंता है, या जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम है या जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वो बच्चे विद्यालय ना आए, वो बच्चे 1 महीने छुट्टी कर लें। 10% स्टूडेंट्स के लिए 90% स्टूडेंट्स को हैंडीकैप्ड बनाना। एक आदमी शरीर से अपंग होता है और एक दिमाग से अपंग हो जाता है। आप लोग पूरी फीस भर रहे हैं, फिर भी आपका बच्चा विद्यालय नहीं आ पा रहा है। इसके प्रति आवाज़ कौन उठाएगा? मेरा मानना है, सरकार से मेरी अपील है कि या तो सरकारी बच्चों की तरह हमारे विद्यालयों के बच्चों को भी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, या फिर प्राइवेट स्कूलों पे अपना अधिकार जमाना बंद कर दिया जाए। प्राइवेट संस्था है, अपने हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से छुट्टियां करेगी, अपने हिसाब से कोई भी फैसला लेगी। रही बात फीस की, शोषण की, तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि इस समाज में हर तरह के स्कूल चलते हैं,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर नॉट इवन अ सिंगल रुपी, एक भी रुपया आपको जमा नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत से केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो जो फीस नहीं जमा कर सकते वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ती। जो फीस जमा कर सकते हैं वो सेंट्रल स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी हर तरह के विद्यालय अवेलेबल हैं। आप जिस तरह के विद्यालय में पढ़ाना चाहें उन स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ की फ़ीस 100 रुपी पर मंथ है, और ऐसे स्कूल है जहाँ की फ़ीस 1000 रुपीज़ पर मंथ है, 2000 रुपीज़ पर मंथ है, या फिर 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। मेरा मानना ये नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या एक रिक्शा चलाने वाला या क्या मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को 10,000 रुपीज़ पर मंथ वाले स्कूल में पढ़ाता है? क्या वो वहाँ जाता है? नहीं जाता। उन स्कूलों में कौन जाते हैं? बड़े बड़े लॉयर्स के बच्चे, बैरिस्टर्स के बच्चे, डॉक्टर्स के बच्चे, जो एक हमारे हाई सोसाइटी प्रोफाइल के बच्चे होते हैं, वो इन स्कूलों में जाते हैं, जो 10,000 रुपीज़ पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या वो बड़े स्कूल उनके घर आके उनको किडनैप करके ले जाते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाइए? ऐसा नहीं है। ये आपकी अपनी सोच है कि आप पढ़ाई से ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़े बड़े रूम्स को, बड़ी बड़ी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको वैल्यू देते हैं। अगर आपको बड़ी चीज़ चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़े स्मार्ट क्लासेस चाहिए, प्रोजेक्टर्स चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, हॉर्स राइडिंग चाहिए, 24 आवर्स एसी अवेलेबल चाहिए, लाइट अवेलेबल चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, तो इन सब के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आप किसी ठेले पर से सामान खरीदते हैं तो आपको जो चीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाती है वही जब आप शोरूम में जा कर के लेते हैं तो वो आपको 1000, 2000 और 10,000 में मिलती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। शोरूम है, जिसने शोरूम बनाया है, जिसने इतना खर्चा किया है, वो अपना वो खर्चा आपसे ही निकालेगा, वो कहीं चोरी करने नहीं जाएगा। अगर आप नहीं परचेस कर सकते तो आप ठेले से लीजिए ना, चीज़ तो एक ही है। अगर आप 100 रुपीज़ वाले स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वो अपने हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और आप 10,000 वाले में जाएंगे तो वो अपने हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें इस तरह का ऑब्जेक्शन करना कि नहीं स्कूल वाले लूट रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रखा है, पूरा बिजनेस बना रखा है, इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कूल इस तरह से कर रहा है तो आप उन स्कूलों को अवॉइड कर दीजिए। हर स्कूल ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को ब्लेम करते हैं कि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो ये भी हमारा मानना गलत है। आप मोस्टली बच्चे देखेंगे वो गवर्नमेंट स्कूल से एक अच्छी जॉब पे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, आपका बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी स्टैंडर्ड के अनुसार स्कूल को चूज़ कीजिए और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन मैं गवर्नमेंट से बार बार अपील करना चाहूँगी, कोरोना काल में या तो प्राइवेट स्कूलों को कुछ अनुदान प्रदान करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरा सजेशन भी है कि ऐसा होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बात भी शिक्षा विभाग तक, हमारी गवर्नमेंट तक पहुँच सके। हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन फ्रंट में आकर हम में से कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कहती कि हमारे स्कूल को सरकार, हमारे टीचर्स को गवर्नमेंट सैलरी दी जाए, अगर नहीं दे सकते तो। वैसे हम पर बच्चा, पर स्टूडेंट 100 रुपीज़ हम भी गवर्नमेंट को देने को तैयार है, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स को भी गवर्नमेंट सैलरी क्यों नहीं दी जाती? जब हम उनकी सारी बातों को मान रहे हैं, उनकी सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो भी फ़ीस है उस फीस को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को भी इस चीज़ के हकदार हैं कि उनको एक सैलरी, अच्छी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट हमारे टीचर्स को देना शुरू कर दें, स्कूल में अनुदान करना शुरू कर दें, तरह तरह की फैसिलिटीज़ जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में प्रोवाइड करी जाती है, बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमें देना शुरू कर दें। हम भी पेरेंट्स का शोषण करना बंद कर देंगे और उनसे एक लिमिटेड फ़ीस ली जाएगी, जिससे कि स्कूल प्रॉपर तरीके से चल सके। रही बात लोगों का कहना है कि आपसे किसी ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूल चलाइए, मत चलाइए अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल जो है एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक काम कर रहे हैं, इसलिए हम पैसा नहीं ले सकते। तो मैं ये जानना चाहती हूँ
कि ऐसे लोग जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जैसे हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो पैसा नहीं कमाती हैं? और अगर वो नहीं कमाती हैं तो वो आज इतने अमीर कैसे हो गए? उनके पास पैसा कहाँ से आया? उनके पास करोड़ों अरबों की बिल्डिंग कहाँ से आई? तो कृपया कर शिक्षा का व्यावसायीकरण करना हम बंद कर देंगे, और हम आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं कि राजनीतिकरण करना आप बंद कर दीजिए और शिक्षा प्रणाली को एक तरीके से चलने दें। आज के बच्चे हमारे भावी भारत के कर्णधार हैं, इनको मानसिक तौर पे अपंग ना किया जाए, इनकी मेंटलिटी को वॉश आउट ना किया जाए। अगर आप अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकते तो प्लीज़ प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने दें, उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट ना करें। अब आई बात ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस, एक बच्चा जिसके घर खाने को नहीं है कोरोना काल में, वो मोबाइल कहाँ से लाएगा? एक बच्चा जिसके पास खाने को नहीं है, वो अपने मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से कराएगा? एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला टीचर, वो अपने मोबाइल रिचार्ज कहाँ से कराएगा? क्या एक घर में 4 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो चारों बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल हो सकता है? जहाँ शिक्षा मोबाइल से स्टार्ट हुई, ऑनलाइन शिक्षा की बात आई, वहीं हमारे समाज में अब कहने पर हो सकता है कि कुछ लोगों को अदरवाइज लगे, रिचार्ज महंगे कर दिए गए। क्यों? शोषण करना। क्या इसे शोषण करना नहीं कहा जाता? अगर गवर्नमेंट को इतनी शिक्षा की चिंता थी तो इस कोरोना काल में जो रिचार्ज के पैसे बढ़ाए गए, क्या उसको बढ़ाने पे रोक नहीं लगानी चाहिए थी? मेरा मानना तो ये था कि रिचार्ज के पैसे कम करने चाहिए थे ताकि हर गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये समाज कर्तव्य की ओर चला जाएगा, क्योंकि समाज को बनाने में स्कूल का एक बहुत बड़ा कदम होता है। और स्कूल को इस तरीके से अगर अपाहिज बना दिया जाएगा, घर बिठा दिया जाएगा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, तो विद्यालय का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, शिक्षा हमारे समाज से ख़त्म हो जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है कि हम दोबारा दूसरे देशों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए कोई भी मजाक करिए, कुछ भी करिए, किसी का भी राजनीतिकरण कीजिए, व्यवसायीकरण कीजिए, लेकिन प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, स्कूल्स को इन चीज़ों से दूर रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ एक चलता है समाज में सर्व शिक्षा अभियान, आरटीई क्या है? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आरटीई क्या है? शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में 25% सीट्स जो हैं गरीब बच्चों के लिए बुक की जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बच्चे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनमें से जो आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं, उसमें से कितने % बच्चे वाकई में गरीब हैं? आप मुझे बताएंगे? गरीब कौन होता है? जिसके पास घर नहीं होता, मकान नहीं होता, गाड़ी नहीं होती, खाने को नहीं होता, वो गरीब होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस गरीब के पास स्थायी प्रमाण पत्र कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा? गवर्नमेंट ने स्थायी प्रमाण पत्र लगा दिया। स्थायी प्रमाण पत्र किसके पास होगा? जो उस स्टेट में या उस शहर में 15 साल पहले अपना खुद का घर बना चुका हो, उसका स्थायी प्रमाण पत्र बनता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और आरटी के तहत एक इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगाना होता है, जिसके अकॉर्डिंग परिवार की वार्षिक आय 55,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो परिवार साल में 55,000 रुपये कमा पाता है, क्या वो परिवार अपने लिए मकान और घर की व्यवस्था कर सकता है? जब वो व्यवस्था ही नहीं कर सकता तो वो स्थायी प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा? जब उसका स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उसका आरटी में एडमिशन कैसे होगा?
तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि इस तरह के नियम बनाना और समाज को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। समाज अब समझदार हो चुका है, बस उसमें कमी क्या है कि वो फ्रंट में आकर बोलना नहीं चाहती, डरती है। हर व्यक्ति को इस चीज़ का ज्ञान है। आज आरटी में कौन पढ़ता है? जो बच्चे 4 व्हीलर से उनका ड्राइवर छोड़ने आता है स्कूल के बाहर, वो बच्चा आरटी में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके पास स्थायी प्रमाण पत्र है। एक तरफ वो स्थायी प्रमाण पत्र लगा रहा है, इट्स मीन्स वो इस शहर का निवासी है। उसके पास 15 साल पहले इस शहर में अपना खुद का मकान था, और दूसरी तरफ वो आरटी में पढ़ रहा है, अपना आय प्रमाण पत्र लगा रहा है 55,000 रुपये सालाना का। मैं जानना चाहती हूँ, सालाना 55,000 कमाने वाला व्यक्ति अपना घर कैसे बना सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो कृपया करके इन या तो आरटी को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास विद्यालय में बहुत से गरीब बच्चे आते हैं जो वाकई में उसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन उनका स्थायी नहीं होने की वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन का पोर्टल चला दिया गया, पेरेंट्स जो है ऑनलाइन फिल करने जा रहा है। गरीब व्यक्ति जिसके पास मोबाइल ही नहीं है, जो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ता, जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो ऑनलाइन क्या समझेगा? वो ऑनलाइन कैसे जाके फिल कराएगा? और अगर हम उन्हें बता करके ऑनलाइन कराते हैं तो उसमें स्थायी प्रमाण पत्र मांग करके उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो जो चीज़ गरीबों के लिए है ही नहीं, उसी गरीबी का कह के गरीबी के मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस तरह की जो नीतियाँ हैं इसमें प्लीज़ संशोधन कराया जाए, और आरटी में से ये स्थायी प्रमाण पत्र की वैधता को ख़त्म किया जाए, और अन्यथा इसको गरीब व्यक्ति के लिए आरटी ही है, इसको कहना बंद कर दिया जाए। गरीबी का खिलवाड़ और मजाक ना उड़ाया जाए। पेरेंट्स आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता और वो चले जाते हैं। उनके जस्ट पड़ोस में रहने वाला एक हाई फाई व्यक्ति अपने पेपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराता है, वो पैसों के बल पे कंप्लीट कराता है और आकर हमारे यहाँ एडमिशन कराता है, और हम उनके एडमिशन को रद्द नहीं कर पाते क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, एडमिशन विभाग से होते हैं, उसमें हमारा कोई किसी तरह का रोल नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि आरटी के एडमिशन के लिए स्कूलों को पूरी तरीके से छूट देनी चाहिए कि स्कूल अपनी उससे डिसाइड करे कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करती हूँ। बहुत लंबा वीडियो बना दिया, मे बी कि बहुत से लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन ये मेरे मन की आवाज़ थी, लोगों का दुख था जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। तो कृपया आप लोग जागरूक हो जाइए। समाज में जिस तरह की बुराइयां फैल रही हैं उसके प्रति जागरूक होइए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जहाँ विद्यालय गलत हैं वहाँ विद्यालयों को गलत कहिए, और जहाँ गवर्नमेंट गलत है वहाँ गवर्नमेंट को गलत कहिए। स्कूल बंद होने पर आवाज़ उठाइए। आपने देखा होगा आजकल विद्यालय प्राइवेट सेक्टर ने भी पढ़ाई को मजाक बना के रख दिया है। क्यों बनाया है? उनको मजबूर किया जा रहा है। कुछ स्कूल में एक्सप्लेन कर दिया जाता है, वर्क ऑनलाइन भेज दिया जा रहा है। कुछ क्लासेस ऑनलाइन पढ़ाई जा रही हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ाई जा रही हैं। टीचर स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो घर से पढ़ा दे रहा है। तो प्लीज़ शिक्षा को खिलवाड़ ना बनाएं। आप खुद मेज़र कर सकते हैं कि जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं प्राइवेट सेक्टर ने भी पढ़ाई का मिसयूज करना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, मोस्टली क्लासेस स्कूल जाने के बाद ऑनलाइन क्लास का क्या औचित्य रह जाता है, आप मुझे बताएंगे? बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद उसकी क्लासेस शाम को ऑनलाइन हो रही हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका एफए जो है, यूनिट टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। आप मुझे बताएंगे? बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका एग्ज़ाम, हाफेली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जा रहा है। ये क्या है? ये शय दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों को भी, क्योंकि जब उन्हें ऊपर से ऑर्डर दे दिया जाएगा ऑनलाइन के लिए तो वो इस तरह का काम करेंगे। टीचर्स क्लासेस में पढ़ाने की जगह ऑनलाइन वीडियो बना करके सेंड कर दे रहे हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं गूगल से और सेंड कर दे रहे हैं। आप लोगों को क्या ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं? मेरा मानना यह है स्कूल ओपन रहने चाहिए। जिन बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम है, जिनके बच्चे वीक हैं, जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो नहीं भेजना चाहते,
वो अपने बच्चों को घर बिठाएं और विद्यालय ना भेजें, लेकिन 10% स्टूडेंट्स के लिए 90% स्टूडेंट की पढ़ाई बर्बाद ना करें, क्योंकि जो 10% हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो जहाँ तक मेरा मानना है एक हाई फाई प्रोफाइल के पेरेंट्स होते हैं। वो अपने बच्चों को घर में होम ट्यूटर प्रोवाइड करते हैं। होम ट्यूटर को एक अच्छी मोटी रकम देके वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे अपने बच्चों को घर में शिक्षा प्रदान करा लेते हैं, प्राप्त करा लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। लेकिन जो एक गरीब व्यक्ति है वो बड़ी मुश्किल से जोड़कर स्कूल की फ़ीस भर पाता है, वो अपने बच्चों के लिए होम ट्यूटर अवेलेबल नहीं करा सकता। तो प्लीज़ स्कूल को बंद ना होने दें। जिनको प्रॉब्लम है वो अपना बच्चा स्कूल ना भेजें। गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे, पेरेंट्स समर्थ होते हैं, पूरी तरह से सक्षम हैं, वो इस लायक होते हैं कि वो अपने बच्चे की फ़ीस अफोर्ड कर सकें, वो अपने बच्चों का बुक्स खरीद सकें, अपने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, मिड डे मील की व्यवस्था कर सकें, अपने बच्चों के लिए लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल की व्यवस्था कर सकें। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसलिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती, क्योंकि उसका मानना है कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वो पूरी तरह से समर्थ है, वो इन सारे खर्चों को अफोर्ड कर सकता है। तो मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी, अगर वो सारे पेरेंट्स समर्थ हैं तो कोरोना काल में उन्होंने स्कूल की फ़ीस क्यों नहीं जमा की? और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे अगर समर्थ फैमिली से आते हैं, तो वो जो असमर्थ वर्ड का यूज किया गया था कि जो असक्षम लोग हैं वो फीस जमा करने में जो असक्षम हैं वो कहाँ से आए? क्या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, क्या मजदूरी दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, क्या एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता? वो अपना पेट काट के 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दिला सके। आज वो रिक्शा चला रहा है, उसका बच्चा भविष्य में रिक्शा ना चलाए, ये सोचकर, इस कल्पना को करके वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन वो समर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं है, वो एक पिता है, वो एक माँ है जो अपना पेट काट कर अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती है या चाहता है, इसलिए वो अपने बच्चे को वहाँ भेजता है। वो पूरी तरह से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगी कि उन बच्चों के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत हाईटेक स्कूल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कितने परसेंट स्कूल हैं जहाँ की फ़ीस 10,000 रुपीज़ पर मंथ है? आप मुझे बताइए, जहाँ की फ़ीस 8,000 रुपीज़ पर मंथ है। मैं उन स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है लेकिन अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसकी वजह से एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो उन स्कूल के बच्चों को भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अगर अगर गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग का कहना यह है कि प्राइवेट विद्यालय भी उनके अंडर में काम करेंगे और करते हैं, हम हर एक सूचना जो भी हमसे मांगी जाती है टाइमली गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं, शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। हमारा एक व्यक्ति शिक्षा विभाग की सूचनाएं बनाने में ही बिजी रहता है, लेकिन हम बना करके देते हैं, जितनी भी नॉर्म्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जब प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर सकती है तो गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूल्स को कोऑपरेट करे, और स्कूल्स को ना करें, स्कूल को कुछ ना दें, टीचर्स को कुछ ना दें अगर नहीं दे सकती तो, लेकिन बच्चों को प्रोवाइड करें। और अगर नहीं कर सकते तो एक शिक्षा, एक पुस्तक, एक ज्ञान, इस तरह की बातें करना बंद करें। जय हिंद, जय भारत।